एपिसोड 81। रात काफी हो रही थी और सभी रात में ही बुल्ले को पीटने के लिए स्कूल से शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो चारों धीरे से कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे से निकालना शुरू करते हैं ताकि लड़कियों या और किसी को उनके वहां से जाने के बारे में पता न चले। चारों धीरे से कदम बढ़ाते हुए बड़े ही आराम से वहां से निकल रहे थे। तभी मोहित इनसे धीरे से कहता है, थोड़ा और तेज कदम बढ़ा लो, पर आराम से, किसी को भी हमारी आवाज नहीं आनी चाहिए। तभी ओस्कर उसे हल्के से एक मारकर कहता है, तू खुद इतने आराम से चल रहा है और हमें भाषण दे रहा है। चुपचाप आराम से चल ले, कहीं किसी को पता चल गया तो हम तो फिर गए। इतना कहकर वो और भी धीरे से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लड़के नीचे रहते थे और लड़कियां उनके ऊपर वाले माले पर। वो चारों धीरे से निकल ही रहे थे। तभी जिया अपने कमरे से निकलकर नीचे की तरफ झांकने लगती है और उसकी नजर सीधा लड़कों पर पड़ती है जो दबे पांव चोरों की तरह रात में वहां से जा रहे थे। तभी जिया तेजी से उछलकर उनके आगे कूद जाती है। वो सभी जिया को देखकर घबरा जाती है। तभी जिया उनसे पूछती है, इतनी रात को तुम सब चुपके से कहां जा रहे हो? वो सभी जिया को देखकर चुप हो जाते हैं और उसे कोई जवाब नहीं देते। तभी जिया की नजर मोहित के चेहरे पर पड़ती है जो कि सूजा पड़ा था। जिया मोहित का चेहरा सूझा देखकर उसके पास आकर उससे पूछती है, मोटू, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तेरा चेहरा कैसे सूज रहा है? किसी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा? मोहित उसे कोई जवाब नहीं देता और तभी जिया गुस्से में आकर धनुष से कहती है, धनुष, क्या मोहित की यह हालत तुमने की है? यह सुनकर धनुष चौंक जाता है और अपनी सफाई देते हुए कहता है, क्या मैं इतना बुरा हूं कि अपने साथी को ही मारूंगा? हम सब भाई हैं और मैं अपने ही भाई को इतनी बुरी तरह से नहीं पीट सकता। मोटू एक लड़की को बचाकर हीरो बनना चाहता था, लेकिन ये खुद हार गया। तो अब हम उसे सजा देने जा रहे हैं जिसने इसे इतना मारा है। ये सुनकर जिया खुश होकर कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी साथ चलूंगी। जिया के मुंह से यह सुनकर तरुण आगे आकर उसे समझाते हुए बताता है, वो आदमी एक बुरा इंसान है और इसके अलावा उसकी सोल पावर हम सबसे ज्यादा भी है। ये एक लड़की के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। माफ करना जिया, पर इस बार हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये सुनकर जिया जवाब देती है, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा तुम्हारे साथ आने का यह सबसे अच्छा कारण है। अब मुझे भी लड़कियों के लिए न्याय चाहिए, मैं भी साथ चलूंगी। उन सबको देर हो रही थी और तरुण जानता था कि अब जिया मानने वाली नहीं है, इसीलिए वो हां करते हुए कहता है, ठीक है, पर यह खतरनाक है और हम सब साथ में इसका मुकाबला करेंगे। इस पर जिया हां करते हुए कहती है, ठीक है। वो सभी अब जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी सामने वाले घर में से स्कूल का ही एक बूढ़ा टीचर, जो एडमिशन के समय स्कूल के बाहरी दरवाजे पर सभी बच्चों को चेक कर रहे थे, वो बाहर निकलते हैं और उन्हें देखकर सभी बच्चे तुरंत अपने घर के पास छुप जाते हैं। उस बूढ़े मास्टर को कुछ महसूस तो होता है, पर फिर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बच्चों की जान में जान आती है और अब वो सब साथ में शहर के लिए निकल जाते हैं। सभी कुछ ही देर में शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। वो सभी साथ में शहर के अंदर से होकर उस तरफ जाते थे जिस तरफ बुल्ले उन्हें मिल सकता था। सभी आगे बढ़ रहे थे। तभी धनुष मोहित से पूछते हुए कहता है, उस बदमाश की हम सबसे ज्यादा पावर है, तो चल मोहित, अब उसके बारे में अच्छे से सब बता। मोहित बताता है, वो थोड़ा लंबा है, उसका चेहरा काला है, जैसे वो अभी ही चूल्हे पर से मुंह सेक कर आया हो, और उसकी मार्शल आत्मा अजीब है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सोल कुछ कुछ तरुण की सोल की तरह काम करती है। यह सुनकर तरुण कहता है, तो वो भी नियंत्रण शाखा का सोल मास्टर है। मोहित जवाब देता है, लगता तो ऐसा ही है। उसकी सोल दो पंजों जैसी लगती है और वो भी काली है। जब वो उन्हें बुलाता है तो वो पंखों की तरफ उसकी पीठ से निकलकर उसे उड़ाते हैं। वो बहुत ही बुरा है। ये सुनकर तरुण कहता है, दो काले पंजे उसकी पीठ से उड़ते हैं, उसकी कितनी बुरी मार्शल सोल है। मोहित आगे बताता है, जब वो मुझसे लड़ा था तो उसने बस दो ही आत्मा स्किल्स का इस्तेमाल किया था। पहला, उसने उन पंजों को बड़ा करके मेरी फीनिक्स की आग फेंकने वाली लाइन को ब्लॉक कर दिया था और दूसरी से उसने काले रंग का धुआं छोड़ा था। उस काले धुएं में एक लिक्विड था जिसने मेरे शरीर को जकड़ लिया था और हिलने नहीं दिया था।
उसके बाद वो उस काले धुएं में छिप गया। मैं उस पर हमला भी नहीं कर सकता था। मैं बुरी तरह से फंस गया था और फिर उसने मुझे मारा ही नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह से मारा। तरुण ये सब सुनकर बताते हुए कहता है, वो एक सोल सेक्ट था जिसके पास 4 सोल रिंग्स हैं, और इसका मतलब कि हम उसकी बाकी 2 आत्मा स्किल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। मोहित खुश होते हुए तरुण के पास आता है और उससे कहता है, तरुण, तुम चारों आत्मा सम्मानित गुरु हो। बस मैं ही एक 87 लेवल का सोल मास्टर हूं। क्या हमें अब भी उससे डरना होगा? तभी ओस्कर उनके पास आकर कहता है, मेरे पास उड़ने वाली मशरूम सॉसेज है। अगर हम उसे हरा नहीं पाए तो हम यहां से उड़कर भाग चलेंगे। तरुण कोई भागने वाला डरपोक लड़का नहीं था। जब वो 70 लेवल से ऊपर वाले मिस्टर जो यानी अकाला से नहीं डरा और उन्हें हरा कर ही दम लिया, तो वो इस 40 लेवल वाले बुल्ले से क्या डरता। तरुण आगे अपने सभी साथियों को बताते हुए कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस बुल्ले की सोल का जन्म आग पर नियंत्रण करने के लिए हुआ है, और इसी वजह से मोहित की आग उस पर असर नहीं कर पाई। इसके अलावा उसकी 2 सोल स्किल और भी है जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम अभी कोई प्लान भी नहीं बना सकते, और इस वजह से खतरा बढ़ गया है। तभी जिया कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर वो सब वहां से उस एरिया की तरफ जाने लगते हैं जहां वो बुल्ले उन्हें मिल सकता था। मोहित एक सुनसान सी जगह पर जाकर रुक जाता है। तभी धनुष उससे पूछता है, क्या वो यही रहता है? मोहित बताता है, हां, बिल्कुल सही। ऐसा कहा जाता है कि बुल्ले रात में यहां होता है। तभी तरुण कहता है, ये जगह बिल्कुल ठीक है। आसपास वाले लोग भी परेशान नहीं होंगे और ये घात लगाने के लिए बिल्कुल सही है। इतना कहकर तरुण तेजी से उछलकर वहां पास ही के घर के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तरुण नीचे वापस आकर अपने सभी साथियों को बताता है, यहां आसपास कुछ भी अजीब होता नजर नहीं आ रहा। हम नहीं जानते कि वो यहां कब आएगा। तभी जिया आगे आकर कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। इतना सुनते ही सभी जिया के पास आकर उसका आइडिया सुनने लगते हैं और फिर वो सभी एकदम से छुप जाते हैं। जिया अकेली वहां रह जाती है और वो अकेले रास्ते से गुनगुनाती हुई आगे जाने लगती है। बुल्ले एक लड़की को उठाकर घरों के ऊपर से कूदता हुआ तेजी से जा रहा था। तभी वो उसी जगह पर आ जाता है जहां जिया थी। जिया के गुनगुनाने कर चलने की आवाज उसे सुनाई आ जाती है और वो रुककर जिया को देखने लगता है। जिया को देखकर वो जिया को उठाने की सोचता है और अपने साथ लाई लड़की को वहीं घर के ऊपर लेटाकर कहता है, मेरी सुंदरी, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। इतना कहकर वो उस लड़की को वहीं छोड़कर नीचे जिया की तरफ चला जाता है। जिया चारों तरफ नजर रखती आगे बढ़ रही थी और चारों लड़के जिया के करीब ही छिपकर नजर रख रहे थे। तभी उन्हें घरों के ऊपर से एक आदमी तेजी से उधर जिया की तरफ आता नजर आता है। उसे देखकर मोहित बताता है, ये वही है। तरुण ये सुनकर सबसे कहता है, जैसा कहा है ठीक वैसा ही करना। बुल्ले जिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जिया को डराने की कोशिश करता है, पर जिया कहां उससे डरने वाली थी। वो गंदी तरह से हंसने लगता है। तभी जिया उससे पूछती है, अंकल, यहां पर कोई कैंडी की दुकान है? जिया को कैंडी चाहिए। जिया की मासूमियत देखकर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ पाता और हंसते हुए जिया के पास आकर कहता है, जिया, तुम सच में एक प्यारी लड़की हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारी कैंडी दिलाऊंगा। इतना कहकर वो जिया को पकड़ने की कोशिश करता है, पर जिया एकदम से वहां से पीछे हट जाती है और उसे खुद को छूने तक नहीं देती। तरुण ये देख रहा था और उसे बुल्ले पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बुल्ले तरुण की जिया को छूने की कोशिश कर रहा था। जिया बुल्ले के सामने बिल्कुल मासूम चेहरा बना लेती है, जैसे वो कुछ जानती ही ना हो, और बुल्ले से पूछती है, अंकल, क्या आप मुझे सच में कैंडी दिलाएंगे? बुल्ले गंदी सी मुस्कान देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, और उसके बाद मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। चलो मेरे साथ आओ। इतना कहकर बुल्ले आगे की तरफ जाने लगता है और जिया उसके पीछे जाने लगती है। तरुण और बाकी सब ये देख रहे थे। तभी ओस्कर तरुण से कहता है, तरुण, क्या सच में ये जिया ही है? आखिर वो क्या कर रही है? ये सुनकर तरुण कहता है, ये लड़की कभी नहीं बदलेगी। चलो आओ, पीछा करते हैं।
इतना कहकर तरुण जिया और बुल्ले के पीछे पीछे जाने लगता है और बाकी सब भी तरुण के पीछे आने लगते हैं। एपिसोड 82। जिया आगे आगे चल रही थी और बुल्ले उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो गंदी नजरों से जिया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था और एक दूसरे इलाके में जिया को ले जा रहा था। तरुण, धनुष, ऑस्कर और मोहित भी छुपकर उसके पीछे आ रहे थे। जिया आगे आकर रुक जाती है और बुल्ले से पूछती, अंकल, कैंडी वाले की दुकान कहाँ है? यहाँ तो ज्यादा अंधेरा हो रहा है और मुझे अब थोड़ा डर भी लग रहा है। जिया को देखकर बुल्ले के मुंह से लार टपक रही थी और वो अब जिया को छूने की कोशिश करता है और ये देखकर तरुण एक चाकू निकालकर उसकी तरफ निशाना लगाकर तैयार हो जाता है। बुल्ले जैसे ही जिया को छूने की कोशिश करता है वो पीछे हट जाती है और घबराने की एक्टिंग करने लगती है। तभी बुल्ले अपने हाथ मसलते हुए जिया से कहता है, प्यारी बच्ची, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना कहकर वो जिया की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे दीवार थी और जिया दीवार को सट जाती है। तभी बुल्ले तेजी से जिया को अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता है, पर जिया तेजी से उछलकर उससे खुद को बचा लेती है और पीछे से जोर से बुल्ले को लात मारती है, जिससे बुल्ले सीधा दीवार पर जाकर लगता है। जिया एक और लात उसके सिर पर मारकर उसे दीवार में ही चिपका देती है और गुस्से से कहती है, अंकल मुझे छोड़ो, अब तुम अपने आप को बचाओ। तभी बुल्ले खुद को छुड़ाकर जिया पर टूट पड़ता है, पर जिया अपनी टेलीपोर्ट स्किल का इस्तेमाल करते एकदम से गायब हो जाती है और बुल्ले के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद जिया बुल्ले के पर अपनी दूसरी सोल स्किल चार्म का इस्तेमाल करती है, जिससे बुल्ले उसके वश में आ जाता है। बुल्ले को अपने जाल में फंसाकर जिया अपनी छोटी को उसकी गर्दन में फंसाकर उसे उठाकर जमीन पर फेंक कर मारती है। ये देखकर धनुष चौंक कर कहता है, जिया ने अभी अपनी तीसरी सोल स्किल और दूसरी स्किल को साथ में इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बुल्ले जिया से अब बच नहीं पाएगा, तरुण बताता है। जिया बुल्ले को बुरी तरह से पीटने लगती है। वो बुल्ले को अपनी छोटी से जमीन पर पटक कर फिर उसे ऊपर हवा में उछाल देती है और फिर उछलकर उसके पेट में जोर से लात मारती है, जिससे बुल्ले और तेज ऊपर उछल जाता है। फिर जिया उसके पीछे जाकर उसकी पीठ पर एक और लात मारती है। बुल्ले लात लगते ही जमीन पर गिरने लगता है। तभी जिया टेलीपोर्ट स्किल का इस्तेमाल करके उसके आगे आ जाती है और फिर से एक और लात मारकर उसे ऊपर उछाल देती है। जिया इतनी तेजी से और ताकतवर वार कर रही थी कि बुल्ले को संभालने तक का होश नहीं मिल रहा था। जिया की एक और लात लगते ही बुल्ले की चीख निकल जाती है और वो ऊपर की तरफ जोर से उछलता है। तभी जिया फिर से टेलीपोर्ट स्किल का इस्तेमाल करके उससे पहले ऊपर पहुंच जाती है और फिर अपना आखिरी वार करती है। जिया पूरी ताकत के साथ बुल्ले की दोनों टांगों के बीच में उसके मैन पॉइंट पर लात मारती है। वो लात लगते ही बुल्ले की आंखें उसकी चीख के साथ बाहर निकल आती है। ये देखकर मोहित और ऑस्कर भी घबरा जाते हैं। बुल्ले बहुत जोर से चीखता हुआ जमीन पर आकर गिरता है। जिया फिर ऊपर से ही जोर से उसके ऊपर गिरती है और सीधा उसके पेट में अपनी दोनों लात मारती है। उसके इतना पीटने के बाद भी जिया का मन नहीं भरा था। जिया गुस्से में उसके हाथ पकड़कर कहती है, हरामजादे, तू लड़कियों का फायदा उठाता है, आज तुझे अच्छे से सबक सिखा ही देती हूं। इतना कहकर जिया उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से पूरी ताकत के साथ ऊपर उछाल देती है और फिर टेलीपोर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसे पीटते हुए ऊपर हवा में उड़ाती ऊपर आसमान की तरफ ले जाती है। जिया का गुस्सा ही शांत नहीं हो रहा था और वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके बुल्ले को ऊपर हवा में ही लातों से बुरी तरह पीटने लगती है। ये देखकर धनुष और बाकी सब भी घबरा जाते हैं। जिया गुस्से में लाल हो चुकी थी और वो एक साथ कई लात ताकत के साथ बुल्ले को मारती है। बुल्ले की बस चीखें ही सुनाई आ रही थीं और वो अपने आप को जिया से बचा तक भी नहीं पा रहा था। जिया उसे मारते मारते करीब 100 मीटर ऊपर तक ले गई थी और अब पूरी ताकत के साथ अपने दोनों पैरों को उसकी छाती में जोर से मारती है। वो लात लगते ही बुल्ले 100 मीटर से पूरी तेजी से सीधा नीचे जमीन पर आकर गिरता है और अब उसकी चीख भी नहीं निकल पाती क्योंकि वो सीधा बेहोश हो गया था। जिया भी नीचे जमीन पर आकर उसके पास खड़ी हो जाती है और पास ही में छिपे हुए अपने सभी दोस्तों को अपने पास आने के लिए इशारा कर देती है। जिया का इशारा पाते ही सब उसके पास आ जाते हैं। मोहित सीधा जमीन पर पड़े बुल्ले के पास जाकर उसकी सांसें चेक करके जिया से पूछता है, जिया,
क्या तुमने इसे जान से मार दिया? जिया ये सुनकर जवाब देती है, इसको जान से मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाते, पर इसके बदले इसे इतना पीटना जरूरी था कि ये करीब 3 महीनों बिस्तर पर ही गुजारे, और ये मैंने अच्छे से कर दिया। अब ये 3 महीनों तक अपने आप को फिर से ठीक भी नहीं कर पाएगा। जिया की बात सुनकर धनुष उसे याद दिलाते हुए कहता है, वैसे जिया, हमने कहा था कि हम सब इसे साथ में सबक सिखाएंगे, पर तुमने तो अकेले ही इसे इस हालत में पहुंचा दिया, तो फिर हम करते ही क्या? पर इसके अलावा अभी जो स्किल्स तुमने इस्तेमाल की वो वाकई कमाल की है। तभी ऑस्कर आकर कहता है, तुम्हारी टेलीपोर्ट स्किल काफी कमाल है। अगर कोई तुम्हारे 5 मीटर करीब हो फिर तो वो तुमसे बचकर भाग नहीं सकता, पर तुमने अभी अपनी स्किल का इस्तेमाल लगातार किया। क्या तुम्हें अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते समय बीच में अपनी सोल पावर को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती? ऑस्कर के सवाल का जवाब देते हुए जिया बताती है, पहले जरूरत पड़ती थी, पर जब से मैं लेवल 30 पर पहुंची हूं तब से मैं इसका इस्तेमाल लगातार कर सकती हूं। अगर मुझे सोल पावर को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ी तब भी मैं इस तरह से सोल मास्टर को पीट सकती हूं। तभी तरुण उसके पास आकर उससे कहता है, जिया, तुम किसी भी दुश्मन के सामने ऐसे चारा नहीं बन सकती, ये बहुत खतरनाक है। तरुण नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसे बुरे ख्यालों और बारे कामों वाला इंसान जिया को छुए, और इसीलिए वो जिया से ये सब बोल रहा था। जिया भी तरुण की बात का मतलब समझ जाती है। तभी धनुष उनसे कहता है, चलो अब यहां से चलते हैं, ये बुल्ले अब किसी को भी कुछ दिनों तक परेशान नहीं करेगा, वैसे भी अब इसे इसके किए की सजा मिल चुकी है। इतना कहकर धनुष वहां से जाने लगता है और उसके साथ साथ मोहित और ओस्कर भी जाने लगते हैं, पर तरुण और जिया वहीं खड़े हुए थे। तरुण एकदम से कहता है, अभी जो हमने किया वो सही नहीं है। ये सुनकर धनुष, मोहित और ओस्कर एकदम से रुक जाते हैं। धनुष तरुण की तरफ आकर उससे कहता है, जो हमने किया वो सही नहीं है। तरुण, क्या तुम नरम दिल वाले हो? तरुण जवाब देता है, मेरे पास इस तरह के बदमाशों को सजा देने का एक तरीका है। स्कूल के अंदर डीन अपने घर पर थे और उनके पास मास्टर भी खड़े हुए थे। डीन एक हिसाब की डायरी देख रहे थे और फिर मास्टर से कहते हैं, मास्टर, हालांकि मैं बच्चों को सिखाने के तुम्हारे तरीकों के बीच में नहीं आना चाहता, पर मैं तुमसे माफी मांगते हुए ये कहना चाहता हूं कि जो भी स्कूल के पास पैसे थे वो तुम खर्च कर चुके हो। इतना कहकर डीन उस डायरी को मास्टर की तरफ कर देता है और मास्टर वो डायरी लेकर देखने लगते हैं। डीन आगे बताते हैं, जो ट्यूशन फीस बच्चों ने दी थी वो पूरे साल के लिए काफी थी, पर तुम्हारे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। खाने में तुम्हारे बढ़ोतरी करने से तो ज्यादा खर्चा हो ही रहा है, साथ ही जो हर्ब्स तुम बच्चों के बाद टब में डालते हो वो और भी महंगी है। इसी वजह से 3 महीनों में ही पैसे खत्म हो गए। मास्टर ये सब सुनकर जवाब देते हैं, ठीक है, मैं समझ गया। तुम समझ गए, हमें कोई हल ढूंढने होगा। मास्टर का जवाब सुनकर डीन बताते हैं। मास्टर डीन को बताते हुए कहते हैं, अभी कुछ ही दिनों के बाद मैं बच्चों को प्रशिक्षण के दूसरे चरण के लिए गाइड करूंगा। क्या तुम्हें उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए? उसके बाद पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर डीन निराश होकर कहते हैं, अगर बच्चे उतने बेहतर नहीं निकले तो मैं ये और नहीं कर पाऊंगा। बच्चे अभी शहर में ही थे और वो सभी तरुण के तरीके के अनुसार बुल्ले को उठाकर शहर के बीचों बीच पटक देते हैं और फिर वापस स्कूल चले आते हैं। सुबह हो जाती है और शहर के बीचों बीच भीड़ जमा हो जाती है। वो सभी लोग बुल्ले को इस हालत में पड़ा हुआ देखकर उसके आसपास खड़े हो गए थे। लोगों की भीड़ की वजह से वहां शोर भी होने लगता है और शोर की वजह से बुल्ले की आंखें खुलने लगती हैं। उसके आसपास खड़े हुए लोग उसे देखकर कहते हैं, मनहूस होना भी एक अपराध है और ये खुद अच्छे से जनता है, आखिरकार किसी ने हमारा बदला लिया है। बुल्ले जमीन पर पड़ा नहीं था, बल्कि उसके हाथ पांव बांधकर उसे मार्शल हॉल के सामने एक खंबे लटका दिया गया था और ये काम तरुण और उसके साथियों ने किया था। उन्होंने बुल्ले के गले में एक कपड़ा भी लटकाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, जो भी दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो खुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेता है। सभी लोग ये पढ़ रहे थे और बुल्ले को बुरा भला बोल रहे थे। उसी तरफ मार्शल हॉल के सैनिक भी आ रहे थे। शहर के बीच में से ही 2 आदमी गुजर रहे थे, जिनमें से एक लंबा करीब 7 फुट का था और एक छोटा बोने जैसा आदमी था। वो छोटा आदमी उस बड़े आदमी से कहता है, बुल्ले ने वादा किया था कि वो हमें मस्ती करवाएगा, पर वो अभी तक दिखाई भी नहीं दिया। क्या वो सारे मजे खुद ही लेगा? वो बड़ा वाला आदमी जवाब देता है, वो अकेले ही एक्शन लेने पर जोर देता है।
अब हमें ही उसे सब जगह ढूंढना होगा। इतना सब कहते हुए वो दोनों वहां से गुजर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर उस भीड़ पर पड़ती है। भीड़ को देखकर वो छोटा आदमी पूछता है, आखिर यहां इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? वो बड़ा आदमी जवाब देता है, चलो चलकर देख लेते हैं। इतना कहकर वो दोनों भीड़ के बीच में से होकर आगे जाने लगते हैं। आगे जाकर उनकी नजर सीधी बुल्ले पर पड़ती है, जो एक खंबे के ऊपर बंधा हुआ लटक रहा था। वो दोनों बुल्ले को इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं और चौंक कर कहते हैं, ये तो बुल्ले है। बुल्ले उन्हें देखकर रोने लगता है और कहता है, लंबू और छोटू, मेरे भाइयों, मुझे बचाओ।